मैं ये भी जानता था कि पुरस्कार शख्स किसी न किसी जगह खड़ा मेरा जायजा ले रहा होगा। मेरी आंखें असल में ब्राउन सूट और काली टाई वाले लंबे कद के भारतीय नौजवान आदमी को तलाश कर रही थी। आखिर मैंने उसे देख लिया। वो सड़क के दूसरे किनारे पार्किंग लॉट के गेट के करीब स्याह रंग की एक वॉक्सवैगन के बाहर खड़ा था। मैंने महसूस किया कि वो भी मेरी तरफ ही देख रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास गया। उसने आहिस्ता से मुझसे मेरा कोड वर्ड पूछा। मैंने कलाई की घड़ी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में उसे अपना कोड वर्ड बताया और उससे उसका कोड वर्ड पूछा। उसने जेब में से हाथ निकालकर वॉक्सवैगन का दरवाजा खोलते हुए अपना कोड वर्ड बताया। मामला साफ था, ये हमारा ही आदमी था। मैं जल्दी से गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में दाखिल हुआ, इंजन स्टार्ट किया और हमारी गाड़ी लंदन की कारपेट रोड पर चलने लगी। हम दोनों खामोश थे। गाड़ी एक खुली जगह पर आ गई जहां दोनों जानिब खेत और फार्म हाउस थे। हम एयरपोर्ट से काफी दूर निकल आए थे। अब सड़क की दोनों जानिब खूबसूरत कॉटेज शुरू हो गए थे। अचानक वो उर्दू में बोला, मुझे लगता है कि एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। अब मैंने उसे मिस्टर केवल कृष्ण वर्मा के बारे में बताया कि मुझे महसूस होता है कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है और बंबई से मेरे पीछे लगा है। उसने जल्दी से गाड़ी को सड़क के दूसरे किनारे लाकर ब्रेक लगा दी और आहिस्ता से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकला, पीछे जाकर बोनट खोला और जैसे इंजन को झुककर देखने लगा। इतने में एक टैक्सी हमारे करीब से गुजर गई। उसकी पिछली सीट पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी वर्मा बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से हाथ हिलाया। टैक्सी आगे निकल गई तो हमारा एजेंट बोनट बंद करके गाड़ी में आकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, इस आदमी को मैंने यहाँ इंडियन सफारत खाने में आते जाते देखा है। यह इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है। तुमने हमारे शेड्यूल को अपसेट कर दिया है। मैंने कहा, क्या हम इसे किसी तरह डॉज नहीं कर सकते? एजेंट बोला, जो तुम्हें बंबई में करना चाहिए था। तुम इस मुसीबत को अपने पीछे लगाकर जहां तक ले आए हो। तुम जिस मिशन पर जाने वाले हो वो इस कदर सीक्रेट और खतरनाक है कि हम जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हें बेकर स्ट्रीट के एक होटल में छोड़ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। गाड़ी लंदन की हल्की हल्की बारिश में भीगती मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती बेकर स्ट्रीट में दाखिल हुई। एक होटल के पोर्च में आकर पार्किंग साइड पर रुक गई। अपने एजेंट ने ब्रेक लगाते हुए कहा, वो आदमी जरूर हमारा पीछा कर रहा है। मैं कल रात तुम्हें एक लॉन्ड्री वाले के भेस में आकर मिलूंगा। इस असना में तुम्हें इस इंडियन इंटेलिजेंस वाले से हर हालत में छुटकारा हासिल करना होगा। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उसने ठंडे और पुरसकून लहजे में कहा, इसे खत्म करना होगा। फिर उसने बाजू बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे अपने एजेंट की आवाज आई, इस सिलसिले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हें इस आदमी को खुद ही खत्म कर देना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, सर्दी बहुत थी। अपना एजेंट गाड़ी पार्किंग साइड से निकाल कर वापस चल दिया। मैं लंबे लंबे डग भरता होटल की लॉबी में दाखिल हो गया जो नीम गर्म थी। काउंटर पर जाकर मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। दूसरी मंजिल पर मुझे एक कमरा नंबर दे दिया गया। मैं चाबी लेकर लिफ्ट में सवार हुआ और दूसरी मंजिल पर आ गया। ये एक सिंगल बेडरूम था। बिस्तर लगा हुआ था। मैंने ब्रीफकेस मेज पर रखा और बेड पर बैठकर सोचने लगा कि अपना एजेंट मुझे क्या कह गया है। क्या मुझे इस पुरस्कार शख्स को कत्ल करना होगा? ये लंदन जैसे शहर में एक बड़ी खतरनाक बात थी। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। दाढ़ी की जाली को बांधते हुए सिटिंग रूम में आया तो फोन की घंटी बज थी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज ने एक खास कोड लफ्ज बोला। ये लफ्ज मुझे खास तौर पर बड़े राजदाराना अंदाज में चंडीगढ़ से चलते वक्त बताया गया था। मर्दाना आवाज खामोश हो गई। वो मेरे कोड लफ्ज का मुंतजिर था। मर्दाना आवाज ने कहा, तुम्हारे नाम सरदार गुरु बख्श सिंह जी का एक पैगाम है जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं, इसे लिख लो। मैंने जल्दी जल्दी ब्रीफकेस में से नोटबुक निकाली और पैगाम लिखने लगा। ये पैगाम बज़ाहिर एक कारोबारी पैगाम था कि मैं दोपहर को फला ऑफिस में पहुंच जाऊं जहां एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है। फिर मुझे वहीं से होजरी और स्पोर्ट्स के नए एक्सपोर्ट नर्ख बता दिए जाएंगे। उसके बाद फोन बंद हो गया। मैंने इस तहरीर को जब डिकोड किया तो इस इबारत के अंदर से ये इबारत निकली कि जिस इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट को तुम अपने साथ लगा लाए हो वो इससे पहले 2 पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर चुका है। हम हैरान हैं कि उसने अभी तक तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ा। हम इन हालात में उसके सामने नहीं जा सकते। अगर तुम उससे बेखबर हो गए तो वो हमारे कीमती मिशन को तबाह कर सकता है। तुम इसी होटल में रहोगे जब तक कि तुम उससे हमेशा के लिए पीछा नहीं छुड़ा लेते। मैंने जिस कागज पर यह इबारत लिखी थी उसे फाड़ कर जला दिया और राख सिंक में बहा दी। अब मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। लंदन वाले इन हमारे आदमियों ने तो जैसे मुझे मौत के सामने अकेला छोड़ दिया था। मैं इस उलझन में था कि दरवाजे की घंटी बोल पड़ी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा। नीम रोशन राहदारी में एक कोरियर लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक चौकोर पैकेट था। मैंने दरवाजा खोल दिया। सर, ये पैकेट आपके लिए है, यहाँ दस्तखत कर दें। मैंने पैकेट को गौर से देखा। उस पर मेरा नाम और कमरे का नंबर लिखा था। मैंने दस्तखत करके पैकेट लिया
था। ये लड़का किसी फूल और तोहफे भिजवाने वाली कंपनी का मुलाजिम था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पैकेट मेरे सामने मेज पर पड़ा था। मैं उसे खोलते हुए घबरा रहा था। मुमकिन है उसमें कोई बम हो। मैंने कान पैकेट के करीब किया। पैकेट में से टिक टिक की आवाज नहीं आ रही थी, मगर लंदन में मुझे तोहफा भेजने वाला कौन हो सकता था। मैंने पैकेट को वहीं पड़ा रहने दिया और होटल सर्विस को फोन करके कॉफी और मक्खन ब्रेड का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद सर्विस बॉय मतलूबा अशिया ट्रे में रख कर ले आया। उसके जाने के बाद मैंने राहदारी में दाएं बाएं देखा और दरवाजा बंद करके ब्रेड पर मक्खन लगाने लगा। पुरस्कार पैकेट मेरे सामने गोल डाइनिंग टेबल पर उसी तरह पड़ा था। मैंने सोचा इस पैकेट को खोले बगैर ट्रैश में फेंक देना चाहिए। दरवाजे की घंटी बजी। मैं कॉफी का प्याला होंठों तक लाते लाते रुक गया। कौन हो सकता है? प्याला मेज पर रख कर मैं उठा और दरवाजे के सुराख में से बाहर देखा। राहदारी में छरीरे सांवले बदन की एक लड़की खड़ी थी। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और उसके माथे पर तिलक नहीं लगा था। वो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी और बार बार राहदारी के उस कोने की तरफ देख रही थी जहां लिफ्ट नीचे से ऊपर आती थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंग्रेजी में पूछा कि उसे किससे मिलना है। लड़की ने हाथ बांध कर सत श्री अकाल कहा और ठेठ पंजाबी में बोली, वाहे गुरु के लिए मुझे अंदर आने दें, सब कुछ बताती हूँ। मैं मुतजब्जब हो गया, लेकिन लड़की का उतरा हुआ परेशान चेहरा देखकर मैंने दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी से अंदर आ गई। दरवाजा बंद करके मैं पलटा तो लड़की सोफे पर इस तरह बैठी थी कि चेहरा हथेलियों में छुपा था और वो सिसकियां भर रही थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा। ये कोई ट्रैप भी हो सकता था। कुदरती तौर पर मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और मेरे पास किस लिए आई है। लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें भीग रही थी। पर्स में से रुमाल निकाल कर उसने आंखें पूंछी और पंजाबी में बोली, मेरा नाम हरनाम कौर है, मैं संगरूर की रहने वाली हूँ। मैं सिख हूँ, मगर एक हिंदू लड़के के साथ घर से भागकर बंबई चली आई। वहाँ उसने मुझसे शादी कर ली और फिर हम लंदन आ गए। कुछ रोज उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, लेकिन अब वो मेरी कमाई खाना चाहता है। रात को अंग्रेज और काले आदमियों को घर पर लाता है। मैं एक शरीफ सिख घराने की लड़की हूँ। रात मैंने बड़े अजाब में गुजारी है और अब 2 काले आदमियों को नशे में धुत छोड़कर भाग आए हूँ। मुझे होटल वालों ने बताया कि यहाँ एक शरीफ सिख ठहरा हुआ है। मैं आपके चरणों में आ गई हूँ। वाहे गुरु का वास्ता कि मेरी मदद करें और मुझे किसी तरह हिंदुस्तान वाले जहाज में सवार करवा दें। मेरे पास सोने का लॉकेट है, उसे बेचकर मुझे टिकट ला दें। उसने पर्स में से सोने का लॉकेट निकाल कर मेज पर रख दिया और आंखों में आए हुए आंसू रुमाल से साफ करने लगी। लड़की के दर्द भरे बयान और गमजदा चेहरे से उसके अलमिये की तस्दीक हो रही थी, मगर मैं बेहद मोहतात था क्योंकि ये कोई चाल भी हो सकती थी। मैंने आम सिखों की तरह अपनी नकली दाढ़ी के बालों को हथेली से जमाते हुए कहा, बीबी मैं खुद जहाँ परदेसी हूँ, आज ही आया हूँ। मुझे तो यहाँ के बाजारों का भी पता नहीं है। बेहतर यह है कि तुम खुद ही लॉकेट बेचकर एयर इंडिया वालों से इंडिया जाने वाली किसी फ्लाइट का टिकट खरीद लो। ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। लड़की की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो रहम तलब आवाज में बोली, वाहे गुरु के वास्ते मुझ पर कृपा करें। मेरे खामद की यहाँ के सभी गुंडों से दोस्ती है। मैं एक बार जहाँ से निकली तो वो मुझे गोली मार देंगे। सच्चे बादशाह आपका भला करेंगे। इस वक्त मेरी मदद करें। मैं आपकी सिख बहन हूँ। मैं अजीब मखमसे में पड़ गया था। मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर इंसानी हमदर्दी और इखलाकी अक़दार का तकाजा ये था कि उसकी मदद की जाए। लेकिन सोने का लॉकेट फरोख्त करने में खतरा था। मुमकिन था कि ये लॉकेट बेचने जाऊं और किसी मुसीबत में फंस जाऊं। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को किसी न किसी तरीके से अपने कमरे से ही रुखसत कर देना मेरे लिए बेहतर है। अब मैं बहाने तलाश करने लगा। आखिर मैंने घड़ी देख कर कहा, बीबी मैं चंडीगढ़ की एक फर्म का एजेंट हूँ जहाँ ऑफिस के जरूरी काम पर आया हूँ और अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मेरा ख्याल है कि तुम एयर इंडिया वालों के ऑफिस में चली जाओ, या फिर ऐसा करो भारतीय सिफारत खाने का रुख करो। मैं तुम्हें डायरेक्टरी से उनका एड्रेस लिखवा देता हूँ। लड़की ये सुनते ही जैसे सदमे से बेहोश हो गई। वो सोफे पर एक तरफ को झुक गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। जल्दी से वो गुस्ल खाने में गया। ग्लास में पानी लाकर उसके मुंह पर हल्का सा छींटा दिया तो उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने एक बार फिर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं यहाँ से बाहर निकली तो मेरे बदमाश खावत के गुंडे गोली मार देंगे। इस सिख लड़की हरनाम कौर का मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से उसी मखसूस मर्दाना आवाज ने अपना कोड बोलकर मुझसे मेरा कोड पूछा। मैंने अपना कोड बताया तो मुझसे तोहफे में भेजे गए पैकेट के बारे में पूछा गया। मैंने बताया कि वो मेज पर रखा है। दूसरी तरफ से किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा गया, तुमने अभी तक खोला क्यों नहीं? इसमें तुम्हारी हिफाजत के लिए एक चीज रखी है। गाफिल मत बैठना, दुश्मन तुम्हारे आसपास ही है। फोन बंद कर दिया गया। मुझे यकीन हो गया कि ये सिख लड़की जरूर उसी दुश्मन जासूस की भेजी हुई है जिसने मुझे अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया था। मैंने पहला काम ये किया कि पैकेट खोला। पैकेट में तय किए हुए कागज के साथ एक सिगार पड़ा था। मैंने बेडरूम में जाकर कागज खोला। उसमें ये तहरीर दर्ज थी, इस सिगार की कारकर्दगी से तुम जरूर वाकिफ होगे। आज से कुछ अर्सा पहले तुम्हें जनूबी हिंद के एक मिशन के दौरान इसी किस्म का सिगार दिया गया था। ये साइनाइड जहर की फुआर वाला सिगार है जिसको सुलगाने के बाद जब तुम इसके दरमियान में से इसे दबाओगे तो सामने खड़ा दुश्मन
दुश्मन इसकी फुहार से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मुर्दा होकर गिर पड़ेगा। इसमें भरा हुआ मोहलक जहरीला महलूल 12 आदमियों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है, लेकिन तुम मोहतात इस्तेमाल के साथ तादाद भी बढ़ा सकते हो। हम तुम्हारी निगरानी जरूर करेंगे, मगर होटल में दाखिल होकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें बाज मसलहतें दरपेश हैं। भारतीय एजेंट वर्मा के बारे में ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो आज शाम किसी वक्त तुम पर हमलावर होगा। तुम्हें हर हालत में उसे खत्म करके खुद जिंदा रहना है, क्योंकि तुम्हें उसके बाद बहुत जल्द एक अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। ऐसा मिशन जिसके लिए तुमसे ज्यादा मौजू आदमी हमें नहीं मिल सकता। मैंने हस्बे आदत खत पढ़ने के बाद उसे जलाकर सिंक में बहा दिया। सिगार को लाइटर के साथ जेब में रखा और सिटिंग रूम में आ गया। ये देखकर खुशी भी हुई और तशवीश भी कि सिख लड़की गायब थी। सबसे पहले मैंने सिटिंग रूम की चीजों का जायजा लिया। कोई शय अपनी जगह से नहीं हिली थी। किचन में गया, वहां भी हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। नीम रोशन राहदारी खाली थी। यकीनी तौर पर यह लड़की हमारे दुश्मन ही की तरफ से किसी अहम मिशन पर भेजी गई थी। क्या वो अपने मिशन में नाकाम रही थी? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। दोपहर का खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवाया। यूं शाम हो गई। मैं टीवी ऑन किए चुपचाप कमरे में अखबार पढ़ता रहा। अपने एजेंट ने शाम से पहले लॉन्ड्री वाले के रूप में आने के लिए कहा था। अब मुझे उसका इंतजार था। शाम के 7 बजे फोन पर मुझे उसी आवाज ने मरमूज अल्फाज में इत्तला दी कि लॉन्ड्री वाला आज नहीं आएगा और दुश्मन एजेंट को होटल की लॉबी में मुश्तबा हालत में दाखिल होते देखा गया है। तुम खबरदार रहना। और साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने जेब से सिगार निकाल कर उसे चेक किया। मुसीबत यह थी कि मैं सिख के हुलिये में था और सिख का सिगार सुलगाना एक अजीब और अनोखी बात थी। सामने खड़े दुश्मन को शक पड़ सकता था। मैंने टीवी ऑफ कर दिया। छत और दीवार की दोनों बत्तियां बुझाकर सिर्फ साइड सोफे वाला टेबल लैंप जलता रहने दिया। पर्दा सभी खिड़कियों पर बराबर कर दिया। मुझे इतला कर दी गई थी कि भारतीय एजेंट वर्मा लॉबी में दाखिल हो गया है। वो किसी भी वक्त किसी भी फेस में मुझ पर हमला करने वहां आ सकता था। अब सवाल अपने बचाव हुई का नहीं था, बल्कि दुश्मन एजेंट को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना भी मेरे मिशन का अहम तरीन हिस्सा था। एक तरकीब मेरे जहन ने मुझे पेश की। मैंने टेबल लैंप बुझाया और कमरे की अकबी स्लाइडिंग दीवार हटाकर बैल्कनी में आ गया। बूंदाबांदी रुक गई थी, मगर शदीद बर्फीली हवा चल रही थी। शाम अबरालूद थी। होटल के अकबी लॉन के किनारे किनारे दरख्तों के करीब पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी थी। सारे का सारा इलाका सुनसान था। शदीद सर्दी की वजह से वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरी बैल्कनी दूसरी मंजिल पर थी। बैल्कनी के कोने में दीवार के साथ चिपकी हुई फायर एस्केप की सीढ़ी नीचे जा रही थी। मैंने बैल्कनी वाला स्लाइडिंग दरवाजा खुला ही रहने दिया और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर राहदारी से होता हुआ नीचे लॉबी में आ गया। काउंटर पर चाबियां लड़की के हवाले करते हुए कहा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा कोई पैगाम आए तो उसे लिख रखना। फिर मैं लॉबी के ऐन दरमियान में से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि दुश्मन के एजेंट ने मुझे जरूर देख लिया होगा और अब वो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में दाखिल होकर वहां छुप कर मेरा इंतजार करेगा। मुमकिन है वो मेरी चीजों की तलाशी भी ले। मैं सड़क पर निकल गया। फिर ऊपर से एक चक्कर काटकर बाग में दाखिल हो गया और अकबी पार्किंग लॉट वाले दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ एक जगह अंधेरे में रुक गया। मैंने गौर से चारों तरफ देखा, वहां कोई इंसान नहीं था। उसके बाद मैं दरख्तों से निकलकर तेजी से अपने कमरे की अकबी लॉन वाली फायर एस्केप की सीढ़ी के पास आया और जल्दी जल्दी जीना चढ़कर दूसरी मंजिल वाली बैल्कनी में से गुजरकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में गुप अंधेरा था। सिर्फ जहां से खिड़की वाला पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था, वहां बंद शीशे में से बाहर की धीमी रोशनी अंदर दाखिल होकर कमरे के अंधेरे को नीम रोशन करने की कोशिश कर रही थी। मैंने दरवाजे के करीब आकर कान लगा दिए। बाहर राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। कदमों की चाप मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैं दबे पांव चलता बैल्कनी में चला गया और स्लाइडिंग डोर के पर्दे में से मुझे अपने कमरे का धुंधला धुंधला मंजर पूरा नजर आ रहा था। मेरी निगाहें कमरे के बंद दरवाजे पर थीं और हाथ जेब के अंदर छुरी के दस्ते पर जमा था। कोई किसी बारीक सलाख से दरवाजे के बंद ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये दुश्मन एजेंट वर्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने छुरी वाला हाथ जेब में से छुरी समेत निकाल लिया। ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। फिर दरवाजा थोड़ा सा आगे हुआ और एक रेनकोट वाला आदमी जल्दी से अंदर आ गया। आते ही उसने इत्मीनान से दरवाजा बंद किया और उसका ऑटोमेटिक कुफल लग गया। उसकी हरकत और सकनात में इत्मीनान और सुकून का तासुर था। जाहिर है उसे यही मालूम था कि कमरे में उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। वो तेजी से बेडरूम में गया। वहां से मुझे चीजों के उलटने पलटने की आवाजें आने लगी। 1-2 मिनट बाद वो बेडरूम से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। वो सोफे पर बैठ गया। खिड़की का पर्दा जहां से हटा हुआ था, वहां से बाहर की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही भारतीय जासूस केवल कृष्ण वर्मा था जो बंबई से मेरा पीछा कर रहा था
और अब मुझे कत्ल करने की नीयत से यहाँ आया था। उसने जेब से पिस्तौल निकाल कर खोला, उसके अंदर भरी हुई गोलियों को झुक कर देखा और पिस्तौल दोबारा जेब में रख लिया। कुछ देर वो बड़े सुकून से सोफे पर गर्दन पीछे लगाए बैठ रहा। मैं बैल्कनी में दीवार के साथ लगा स्लाइडिंग डोर के थोड़े से हटे हुए पर्दे में से उसे गौर से देख रहा था। वहां अब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो मेरा इंतजार कर रहा था और मैं बैल्कनी में खड़ा था। जाहिर है उसे उस वक्त तक वहां से नहीं हिलना था जब तक कि मैं बाहर वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल नहीं होता। इसका मतलब था कि मैं बैल्कनी में खड़े खड़े लंदन की अबर आलूद रात में अकड़ जाऊंगा। ये कभी न खत्म होने वाला इंतजार था।